युद्ध सभी चीजों का जनक है। हेराक्लिटोस का ये कथन आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। और जब हम आधुनिक युद्ध की बात करते हैं तो ये कथन और भी ज्यादा अहम हो जाता है। हाँ, जैसे वो मिस्र में नेपोलियन की सेना और मामलुकों के घुड़सवारों की टक्कर, वो क्या नजारा रहा होगा। एक तरफ नई तकनीक, दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपरा। एकदम। वो टकराव दिखाता है कि कैसे युद्ध बदल रहा था। और आज हम इसी बदलाव पर, यानी आधुनिक विश्व के यूनिट 21 आधुनिक युद्ध या मॉडर्न वॉरफेयर पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। सही कहा। ये समझने की कुंजी है कि दुनिया आज ऐसी क्यों है। इससे आधुनिक विश्व, सुरक्षा और यहाँ तक कि नीति शास्त्र मतलब एथिक्स से जुड़े मुद्दों को समझने में सीधी मदद मिलेगी। तो हमारा लक्ष्य क्या है आज? हमारा लक्ष्य है इस यूनिट के हर पहलू को, मतलब इसकी शुरुआत से लेकर इसके अंजाम तक हर बारीकी को समझना, बिना किसी जल्दबाजी के, आराम से, एक कहानी की तरह। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 21.1 परिचय से। आपने नेपोलियन और मामलुकों का जिक्र किया था, उसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, देखिए, पिरामिड्स की लड़ाई, बैटल ऑफ द पिरामिड्स। नेपोलियन के पास थी मोबाइल आर्टिलरी, मतलब तोपें, जिन्हें तेजी से इधर उधर ले जाया जा सकता था। और मामलुक, वो बेहतरीन घुड़सवार थे, तलवारबाजी में माहिर। लेकिन तोपों के सामने तलवारें कहाँ टिकती? बिल्कुल नहीं। नेपोलियन ने अपनी सेना को बड़े चौकोर दस्तों, इन्फेंट्री स्क्वायर्स में जमाया, जिनके कोनों पर तोपें थीं। मामलुकों के हमले इन चौकोर दस्तों से टकराकर बिखर गए। ये साफ तौर पर फायर पावर की मसल पावर पर जीत थी। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये युद्ध के बदलते चरित्र का संकेत था। एकदम। युद्ध हमेशा से एक बड़ा उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट रहा है बदलाव का। लेकिन आधुनिक युद्ध ने सिर्फ बदलाव लाया ही नहीं, वो खुद भी कई जटिल बदलावों का नतीजा था। जैसे कि धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में तरक्की, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नए आविष्कार, बैलिस्टिक्स यानी गोलियों और तोपों के रास्ते का विज्ञान, और हाँ, राजनीति और अर्थशास्त्र में भी बड़े बदलाव। ये सब मिलकर आधुनिक युद्ध की शक्ल तय कर रहे थे। और इसी से जुड़ा है सैन्यीकरण यानी मिलिटराइजेशन का कंसेप्ट। जी, सैन्यीकरण का मतलब है सेना या सैनिक सोच का समाज के गैर सैन्य हिस्सों में घुसपैठ करना, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, समाज में, यहाँ तक कि संस्कृति में भी। सेना का प्रभाव सिर्फ सरहद या जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहा। तो इस यूनिट का मकसद है आधुनिक युद्ध की जड़ें, उसके अलग अलग रूप और उसकी विरासत, मतलब ओरिजिन, फॉर्म्स एंड लेगेसीज को समझना। बिल्कुल। कैसे शुरू हुआ, कैसे विकसित हुआ और इसने दुनिया पर क्या छाप छोड़ी। चलिए अब सेक्शन 21.2 पर आते हैं, आधुनिक युद्ध की अवधारणा को समझना। और यहाँ एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़। हाँ, कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ 1780 से 1831 तक एक प्रशियाई सैन्य अधिकारी, लेकिन वर्दी में एक विद्वान। कमाल की शख्सियत थे। उन्हें तो कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ के बराबर माना जाता है। जी हाँ, उनके काम के असर को देखते हुए ये तुलना की जाती है। उनकी किताब वॉर्म क्रीगे या ऑन वॉर, जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मारिया वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने 1832 में छापी, वो युद्ध पर शायद अब तक का सबसे बेहतरीन और गहरा विश्लेषण मानी जाती है। तो क्या थे क्लॉज़विट्ज़ के मुख्य विचार? देखिए, क्लॉज़विट्ज़ ने युद्ध को बहुत साफ तौर पर परिभाषित किया। राज्य द्वारा संगठित हिंसा, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। मतलब ये कोई लूटपाट या दंगा नहीं, बल्कि राष्ट्र की नीति का एक साधन है। और उन्होंने युद्ध के प्रकार भी बताए। हाँ, मुख्य रूप से दो। पहला, सीमित युद्ध, लिमिटेड वॉर, जैसे 18वीं शती में यूरोप में होते थे, लुई 14वां या फ्रेडरिक द ग्रेट के ज़माने के युद्ध। इनका मकसद होता था सरहदों पर छोटे मोटे इलाके जीतना या कोई खास राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना। इन्हें वंशावादी युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर राजाओं के अपने हितों के लिए लड़े जाते थे। और दूसरा था वास्तविक या पूर्ण युद्ध, रियल और एब्सोल्यूट वॉर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्लॉज़विट्ज़ के लिए था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन, जिन्हें उन्होंने युद्ध का देवता, गॉड ऑफ वॉर कहा था। बड़ी प्रशंसा है ये तो। हाँ, क्योंकि नेपोलियन ने युद्ध के पैमाने और मकसद को पूरी तरह बदल दिया था। पूर्ण युद्ध का मकसद होता है दुश्मन का पूर्ण विनाश, बिना किसी सीमा या रुकावट के। इसके लिए क्लॉज़विट्ज़ ने कहा कि राज्य को अपने सभी संसाधन, आर्थिक, सैनिक, मनोवैज्ञानिक, सब कुछ झोंक देना पड़ता है। और इसे हासिल कैसे किया जाए? उन्होंने श्वेरपुंट की बात की थी, ये क्या है?
केंद्र बिंदु होता है, जैसे उसकी सेना या उसकी राजधानी या उसका कोई खास सहयोगी। उनका मानना था कि दुश्मन की सेना ही उसका मुख्य श्वेरपंख होती है। तो इस केंद्र बिंदु को नष्ट करना ही जीत का रास्ता है। बिल्कुल। और इसे कैसे नष्ट किया जाए? क्लॉज़विट्ज़ ने कैसल स्लाक्ट का जिक्र किया, यानी बड़ी, निर्णायक और खूनी लड़ाइयां जिनमें दुश्मन की सेना को घेर कर खत्म कर दिया जाए। ये सोच तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद और पुख्ता हुई होगी। हाँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युद्ध के लिए एक बड़ा मोड़ थी। यहीं से ये विचार आया कि दुश्मन सिर्फ सेना नहीं, बल्कि दुश्मन की सरकार, उसकी पूरी व्यवस्था है जिसे नष्ट करना है। अब युद्ध राष्ट्रों के बीच था, राजाओं के बीच नहीं। और इस सोच का चरम रूप फिर हिटलर के समय में दिखा, डेर टोटले क्रीग। जी, डेर टोटले क्रीग यानी समग्र युद्ध, टोटल वॉर। ये क्लॉज़विट्ज़ के पूर्ण युद्ध की अवधारणा का ही कह सकते हैं एक भयानक तार्किक अंत था। हिटलर का मकसद सिर्फ दुश्मन की सेना या सरकार को हराना नहीं था, बल्कि दुश्मन के पूरे समाज, उसकी संस्कृति, उसकी नस्ल, वोल्क को ही खत्म कर देना था। और इसके लिए आम लोगों की पूरी लामबंदी जरूरी थी। तो फिर आधुनिक युद्ध को हम कैसे परिभाषित करें? क्या ये पूर्ण युद्ध और समग्र युद्ध एक ही हैं? देखिए, आधुनिक युद्ध को हम क्लॉज़विट्ज़ के वास्तविक पूर्ण युद्ध का शुरुआती रूप मान सकते हैं। ये 18वीं सदी के सीमित वंशावली युद्ध और 20वीं सदी के भयानक समग्र युद्ध के बीच का एक चरण है, जिसमें राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण और बड़ी सेनाओं का उदय हुआ। समझ आ गया। तो अब बात करते हैं कि ये बड़ी सेनाएं बनी कैसे। सेक्शन 21.3 सैन्य जन शक्ति जुटाना, मोबिलाइजिंग मिलिट्री मैन पावर। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज से, फ्रांसीसी राष्ट्रीय सम्मेलन का आदेश 23 अगस्त 1793। लेवी ऑ मास, ये नाम तो सुना है। हाँ, लेवियन मास। इसे फिर से सुनिए, लेवियन मास। इस आदेश ने क्या कहा? इस क्षण से जब तक हमारे दुश्मन गणराज्य के क्षेत्र से खदेड़ नहीं दिए जाते, सभी फ्रांसीसी स्थायी रूप से सेनाओं की सेवा के लिए अपेक्षित हैं। सभी फ्रांसीसी मतलब बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब? हाँ, एक तरह से। आदेश में कहा गया, युवा लड़ाई में जाएंगे, विवाहित पुरुष हथियार बनाएंगे और रसद मतलब सामान पहुंचाएंगे, महिलाएं टेंट और कपड़े सिएंगी और अस्पतालों में सेवा करेंगी, बच्चे पुराने लिनन से पट्टियां बनाएंगे और बूढ़े सार्वजनिक स्थानों पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। बाप रे, ये तो पूरे राष्ट्र को युद्ध में झोंकने जैसा था। इसमें तो गजब का जुनून भी होगा और मजबूरी भी। बिल्कुल, ये राष्ट्रवाद की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी युद्ध में, और नेपोलियन इसी का फायदा उठाया। उसका एक मशहूर कथन है, ईश्वर भारी बटालियनों के पक्ष में है, गॉड इज ऑन द साइड ऑफ हेवियर बटालियंस। मतलब जिसके पास ज्यादा सैनिक, जीत उसी की। और सेनाओं का आकार वाकई बहुत बढ़ गया। जमीन आसमान का फर्क आ गया। लुई 14वां के पास लगभग 2 लाख सैनिक थे, फ्रेडरिक द ग्रेट के पास 1,60,000। लेकिन नेपोलियन 1812 में जब उसने रूस पर हमला किया तो उसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे और उसकी पूरी ग्रैंड आर्मी में करीब 10 लाख लोग थे। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? वंशावली युद्धों में इतनी बड़ी सेनाएं क्यों नहीं थीं? क्योंकि उनके लक्ष्य छोटे होते थे, इसलिए छोटी सेनाओं से काम चल जाता था। दूसरा, शासकों को डर लगता था। डर? किस बात का? डर था कि अगर भूमिहीन किसानों और शहर के गरीब मजदूरों सर्वहारा को हथियार दे दिए तो कहीं वो पुराने शासन आंसियां रेजीम के खिलाफ ही बगावत ना कर दें। इसलिए सेना का कोर कौन होता था? कुलीन अधिकारी, उनके अपने हथियारबंद नौकर चाकर और भाड़े के सैनिक, मर्सिनरीज। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने ये सब बदल दिया। ला पात्री ऑन दांजे, मातृभूमि खतरे में है। हाँ, इस नारे ने राष्ट्रवाद जगाया और लेवियन मास ने खासकर 18 से 25 साल के अविवाहित पुरुषों की अनिवार्य भर्ती, कंस्क्रिप्शन ने बड़ी सेनाओं का रास्ता खोल दिया। अब सेना राष्ट्र की थी, राजा की नहीं। और जब सेनाएं इतनी बड़ी हो गईं तो युद्ध का दायरा और तीव्रता भी बड़ी होगी। बिल्कुल। वंशावली युद्ध अक्सर कुछ खास इलाकों तक सीमित लेते थे, लेकिन नेपोलियन के जमाने में युद्ध पूरे महाद्वीप पर फैल गया, मॉस्को से लिस्बन तक, डेनमार्क से सिसिली तक। लड़ाइयां भी ज्यादा लंबी और खूनी हो गईं। हाँ, पहले लड़ाई अक्सर दिन में 12 घंटे चलती थी, फिर रात और सर्दियों में रुक जाती थी। लेकिन नेपोलियन के सैनिक साल भर लड़ते थे। जैसे लाइप्जिग की लड़ाई, बैटल ऑफ लाइप्जिग 1813 में 3 दिन तक चली, रात में भी। सोचिए, एक तरफ नेपोलियन के करीब 1,90,000 सैनिक, दूसरी तरफ विरोधियों के 3 लाख। और वाग्रम की लड़ाई 1809। वाग्रम में नेपोलियन के 1,60,000 सैनिकों में से 40,000 मारे गए या घायल हुए। हताहतों की संख्या बहुत बढ़ गई। आंकड़े तो भयानक होंगे। हाँ, अनुमान है कि फ्रांस ने
1789 से 1815 के बीच करीब 17 लाख पुरुष खो दिए। अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वॉर को देखें, उसमें 6,22,000 सैनिक मारे गए। राष्ट्रीय जनसंख्या का वो प्रतिशत जो युद्ध में मारा गया, वो भी बढ़ गया। फ्रांस में 18वीं सदी में यह 1000 में 27 था, 19वीं सदी में 30 हो गया। लेकिन इस सैन्यीकरण का एक अप्रत्याशित नतीजा भी निकला, लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन। ये कैसे हुआ? ये विडंबना ही है। पहले तो शासक आम लोगों को हथियार देने से डरते थे। फ्रेडरिक द ग्रेट तो दुश्मन के कैदियों तक को अपनी सेना में भर्ती कर लेता था। लेकिन अब राष्ट्रीय सेनाओं ने भाड़े की सेनाओं की जगह ले ली। विचार आया, हर नागरिक एक सैनिक, एवरी सिटीजन अ सोल्जर। कॉलमार वॉन डर गोल्ट्स की किताब द स्पोल्कन वाफन, राष्ट्र शस्त्रों में 1883 इसी विचार पर थी। जी हाँ, और जब अनिवार्य भर्ती, कंस्क्रिप्शन लागू हुई तो आम लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी सैनिकों तक पहुंचे। जब नागरिकों से उम्मीद की गई कि वो देश के लिए जान दें, तो उन्होंने बदले में राजनीतिक अधिकारों की मांग भी की। मतलब वोट का अधिकार। हाँ, नेपोलियन के दुश्मनों को भी अपनी सेनाएं बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसके लिए उन्हें अपने किसानों को आज़ाद करना पड़ा। उन्हें नागरिक अधिकार देने पड़े। पश्चिमी यूरोप में धीरे धीरे वयस्क मताधिकार का विस्तार हुआ, तो युद्ध ने अनजाने में लोकतंत्र को भी बढ़ाया। एक और बड़ा बदलाव आया सेना के नेतृत्व में। अब सिर्फ जमींदार अभिजात वर्ग यानी लैंडेड जेंट्री के लोग ही ऑफिसर नहीं बन सकते थे। नहीं, अब प्रतिभा के लिए दरवाजे खुल गए। शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने अफसरों की जगह लेनी शुरू कर दी। पहले तो अफसर बनने के लिए कमीशन खरीदना पड़ता था। मतलब पैसे देकर पद मिलता था। हाँ, ब्रिटिश सेना में तो ये आम था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने योग्यता को आधार बनाया। नेपोलियन की सेना की सबसे बड़ी ताकत यही थी। कहावत है ना, नेपोलियन की सेना में हर आम सैनिक अपने झोले में मार्शल का बैटन रखता था। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहावत नहीं थी। मार्शल ने एक बैरल बनाने वाले के बेटे थे। मार्शल मुराद एक सराय वाले के बेटे थे। ये लोग अपनी काबिलियत से सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। इससे फ्रांसीसी सैनिकों का हौसला कितना बुलंद होता होगा, जाहिर है। और इसका असर नेपोलियन के दुश्मनों पर भी पड़ा होगा। जरूर। प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रूस, इन सबको भी अपने अफसर कैडर को प्लेबियनाइज करना पड़ा, मतलब आम लोगों के लिए खोलना पड़ा। साथ ही युद्ध में अब तकनीकी ज्ञान की जरूरत बढ़ती थी। इंजीनियरिंग, पुल बनाना, तोपें चलाना, इसने शहर के बुर्जुआ वर्ग के यूनिवर्सिटी शिक्षित बेटों को सेना की तरफ खींचा। और इससे समाज में सेना का रुतबा भी बड़ा होगा, जिसे सैन्यवाद कहते हैं। हाँ, मध्यम वर्ग में सेना के प्रति एक तरह का अत्यधिक सम्मान पैदा हुआ। 19वीं सदी के यूरोप में सेना का अफसर बनना सबसे प्रतिष्ठित पेशा बन गया। तो हमने देखा कि कैसे बड़ी सेनाएं बनी, कैसे समाज बदला। अब आते हैं सेक्शन 21.4 पर, प्रौद्योगिकी और युद्ध का गठजोड़, द मैरिज बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड वॉर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। आधुनिक युद्ध और पश्चिमी यूरोप के औद्योगिकरण के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध है। मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और आगे बढ़ाया। कैसे? आधुनिक युद्ध का मतलब था कम समय में ज्यादा मारक क्षमता। इसके लिए नई तकनीक चाहिए थी, और इस जरूरत ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। फैक्ट्रियों को हथियार बनाने के ऑर्डर मिले। यहीं से वो सैन्य औद्योगिक परिसर का कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी बात बाद में आइजनहावर ने की थी। हाँ, उसकी जड़ें यही हैं। जर्मनी की क्रुप्स फर्म या अमेरिका की रेमिंगटन गन फैक्ट्री इसके शुरुआती उदाहरण हैं। सेना की मांग ने इनोवेशंस यानी नई खोजों को बढ़ावा दिया। इन कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में भारी पैसा लगाया। पश्चिमी देशों के क्रेडिट नेटवर्क ने भी मदद की होगी। बिल्कुल, और उत्पादन के तरीकों में भी क्रांति आई। एली विटनी का इंटरचेंजेबल पार्ट्स का सिद्धांत याद है? मतलब हर पुर्जा इतना सटीक बना हो कि किसी भी मशीन में फिट हो जाए। इसी आधार पर असेंबली लाइन उत्पादन शुरू हुआ, जिससे हथियार बड़े पैमाने पर और सस्ते बनने लगे। हथियारों में क्या खास सुधार हुआ है? बहुत सारे। बंदूकों को देखें, पहले थी मैचलॉक्स, जिनमें जलती हुई रस्सी से बारूद जलता था, बारिश में बेकार। हाँ, सुना है। फिर आई फ्लिंट लॉक्स, जिनमें चकमक पत्थर से चिंगारी निकलती थी। ये बेहतर थी, पर फिर भी 7 में से एक बार मिसफायर हो जाती थी। और फिर आई परकशन कैप्स सौंगे बंदूकें। इनमें एक छोटी सी टोपी में विस्फोटक होता था, जिस पर हथौड़ा मारने से गोली चलती थी। ये बहुत भरोसेमंद थी, 200 में से भी कम बार मिसफायर होती थी। ये तो बहुत बड़ा सुधार था। और राइफल का क्या? राइफल असली गेम चेंजर थी। 1850-60 के दशक में सिलिंड्रो कोनॉइडल बुलेट,
यानी बेलनाकार शंक्वाकार गोली आई। इसने स्मूथ बोर मस्केट यानी चिकनी नाल वाली बंदूक की जगह राइफल को आम बनाया। राइफल में क्या खास था? राइफल की नाल के अंदर खांचे होते थे। ये खांचे गोली को घुमाते थे। घूमने से गोली सीधी जाती थी, ज्यादा दूर तक जाती थी और ज्यादा ताकत से लगती थी। राइफल 1000 गज तक मार कर सकती थी। पहले विश्व युद्ध तक ये पैदल सेना का मुख्य हथियार रही। और स्मोकलेस पाउडर, धुआं रहित बारूद? हाँ, वो भी 1860 के दशक में आया। इससे बड़ा फायदा ये हुआ कि लगातार गोलियां चलाने पर भी धुआं सामने नहीं आता था, निशाना साफ दिखता था। बंदूकों के अलावा तोपखाने की भूमिका भी तो बदली होगी। आपने नेपोलियन का जिक्र किया था। बिल्कुल। नेपोलियन की युद्धों में तोपखाना अक्सर निर्णायक हथियार होता था। वो ग्रांद बातेरी की तकनीक इस्तेमाल करता था, मतलब बहुत सारी तोपों को एक जगह इकट्ठा करके दुश्मन की लाइन में एक जगह पर जबरदस्त गोलाबारी करना, ताकि वहां छेद हो जाए और फिर पैदल सेना हमला कर सके। तोपों के गोलों में भी सुधार हुआ? हाँ, पहले ठोस लोहे के गोले चलते थे, अब विस्फोटक गोले आ गए, जैसे शर्रे वाले गोले, श्रैपनल या हाई एक्सप्लोसिव शेल। ये फटकर ज्यादा नुकसान करते थे। कहा जाता है कि युद्ध में 50% मौतें तोप खाने से होती थी। और फिर स्टील की तोपें, बिग बर्था का नाम सुना है? हाँ, 1871 में फ्रांस प्रशिया युद्ध में प्रशिया ने राइफल वाली स्टील की तोपों का इस्तेमाल किया। ये बहुत शक्तिशाली थी। कहते हैं मित्स शहर को कुछ ही घंटों में मलबे में बदल दिया था। बिग बर्था तो बाद में प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई विशाल तोप थी। ये सब स्टील के कारण संभव हुआ। बिल्कुल, स्टील का युग आ गया था। बेसेमर प्रोसेस और सीमेंस मार्टिन ओपन हार्थ प्रक्रिया जैसी नई तकनीकों से स्टील का उत्पादन बहुत बढ़ गया और सस्ता हो गया। 1856 से 70 के बीच स्टील की कीमत आधी रह गई। और इसका इस्तेमाल सिर्फ हथियारों में नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1863 में पहला स्टील का जहाज बना, पहला स्टील का लोकोमोटिव बना। स्टील के हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विशाल औद्योगिक ढांचे की जरूरत थी। अब सैन्य शक्ति सीधे सीधे आर्थिक और औद्योगिक ताकत पर निर्भर हो गई। अमेरिकी गृह युद्ध इसका उदाहरण है। औद्योगिक उत्तर ने कृषि प्रधान दक्षिण को हरा दिया। एकदम सही। और 1900 के आंकड़े देखिए। अमेरिका 10 मिलियन टन स्टील बना रहा था, जर्मनी 8 मिलियन टन और ब्रिटेन सिर्फ 4.9 मिलियन टन। ये दिखाता है कि ब्रिटेन की औद्योगिक और सैन्य शक्ति पिछड़ रही थी। इन सब बदलावों में राज्य की भूमिका कैसे बदली? राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उसे लाखों सैनिकों को कपड़े पहनाने थे, खाना खिलाना था, हथियार देने थे। ये एक तरह से हॉब्स के लेवियथान की शुरुआत थी, एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य। क्रांतिकारी फ्रांस ने तो कीमतें और वेतन भी नियंत्रित किए थे। हाँ, 7.5 लाख सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्य नियंत्रण, वेतन नियंत्रण, यहां तक कि प्रेस सेंसरशिप भी लागू की। इसकी तुलना आप अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली बाजार नियंत्रण से कर सकते हैं, हालांकि मकसद अलग थे। सेना के प्रबंधन के लिए भी नए तरीके आए होंगे, वो जनरल स्टाफ सिस्टम। हाँ, जनरल स्टाफ सिस्टम। इसे प्रशिया के जनरल फील्ड मार्शल हेलमुथ वॉन मोल्टके ने सिद्ध किया। ये सेना के संचालन के लिए नर्वस सिस्टम की तरह था। पूरी योजना और उसका क्रियान्वयन सब कुछ जनरल स्टाफ के चीफ के हाथ में। इससे युद्ध ज्यादा सुनियोजित हो गया। बिल्कुल, और इसमें संचार तकनीक ने बड़ी भूमिका निभाई। टेलीग्राफ ने घोड़ों से संदेश भेजने की जगह ले ली। अब राजधानी में बैठा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हजारों मील दूर बैठे फील्ड कमांडर से सीधे संपर्क में रह सकता था। इससे केंद्रीकृत राजनीति को और बल मिला। सेना में प्रशिक्षण और व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म का स्तर भी बढ़ा होगा। जरूर। विशेष सैन्य संस्थान खुले, जैसे फ्रांस में एकोल नॉर्माले या बर्लिन में क्रीग्स अकादमी। अफसरों के लिए एक आचार संहिता बनी, उनकी सुनवाई के लिए विशेष सैन्य अदालतें बनी। एक संरचित करियर, तय वेतन और विशेषाधिकार मिले। अफसर अब हिंसा के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट ऑफ वायलेंस बन गए। उन्हें नक्शे बनाने और सर्वे करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। हाँ, मानचित्र कला, कार्टोग्राफी और सर्वेक्षण का प्रशिक्षण जरूरी था, क्योंकि सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए इसकी जरूरत पड़ती थी। और रेलवे का महत्व तो बहुत ही ज्यादा था। बिल्कुल। 1871 में प्रशिया ने फ्रांस को हराने में अपने व्यापक रेल नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल किया। वो फ्रांस से ज्यादा तेजी से अपने सैनिकों को सीमा पर इकट्ठा कर पाए और नेपोलियन III को हरा दिया। जमीन पर तो ये सब हुआ, समंदर में क्या बदलाव आए? समुद्री युद्ध भी पूरी तरह बदल गया। लकड़ी के जहाजों की जगह आ गए आयरन क्लैड्स, लोहे के कवच वाले जहाज। इनकी पहली बड़ी लड़ाई कौन सी थी? लिस्सा की लड़ाई 1866 में ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। लेकिन बदलाव पहले ही शुरू हो गए थे। 1840 के दशक तक भाप से चलने वाले इंजन इस्तेमाल होने लगे थे, जिन्होंने पाल वाले जहाजों की जगह ले ली। भाप के इंजन से क्या फायदा हुआ? भाप की शक्ति से जहाजों को ज्यादा भारी बनाना संभव हुआ
और भारी जहाज़ों पर मोटी कवच प्लेटें लगाई जा सकती थीं, जिससे वो दुश्मन की गोलाबारी से सुरक्षित हो गए। ब्रिटेन ने लोहे के पतवार वाले युद्धपोत बनाए, जिनमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते थे। मतलब अगर एक हिस्से में पानी भर जाए तो पूरा जहाज न डूबे। और वो घूमने वाले बुर्ज? हाँ, वो कमाल का आविष्कार था। स्वीडिश इंजीनियर जॉन एरिक्सन, जो अमेरिकी नौसेना के लिए काम करते थे, उन्होंने घूमने वाले बख्तरबंद बुर्ज रिवॉल्विंग आर्मर्ड टरेट्स विकसित किए, जिनमें बड़ी तोपें लगी होती थी। उन्होंने डेक के नीचे एयर वेंटिलेशन का भी इंतजाम किया। इस नौसैनिक ताकत ने पश्चिमी देशों को क्या फायदा पहुंचाया? इससे उन्हें दुनिया भर में अपनी शक्ति दिखाने और दूर दराज के इलाकों में उपनिवेश कॉलोनीज बनाने में बहुत मदद मिली। वो अपनी सेनाएं और सामान आसानी से कहीं भी ले जा सकते थे। तो ये तकनीक फिर उपनिवेशों में भी पहुंची? सेक्शन 21.5 उपनिवेशों में आधुनिक युद्ध, मॉडर्न वॉर इन द कॉलोनीज। यहाँ हिलायर बेलॉक का वो मशहूर कोट याद आता है। हाँ, whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not. मतलब कुछ भी हो, हमारे पास मैक्सिम गन है और उनके पास नहीं। ये उस तकनीकी बढ़त को दिखाता है जो यूरोपीय ताकतों को हासिल थी। तो उपनिवेशवादी ताकतों ने ये आधुनिक युद्ध तकनीकें गैर यूरोपीय दुनिया में पहुंचाएं? जी हाँ, और वहाँ एक क्रिया प्रतिक्रिया का द्वंद्ववाद शुरू हुआ। मतलब जब यूरोपीय सेनाएं अपनी नई तकनीक और रणनीति लेकर आईं, तो स्थानीय ताकतों को भी अपनी सेनाओं और समाजों को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे महाराजा रणजीत सिंह की खालसा आर्मी। बिल्कुल सही उदाहरण है। रणजीत सिंह ने ब्रिटिश भारतीय सेना के खतरे को भांपते हुए फ्रांसीसी अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल पर एक मजबूत पैदल सेना खड़ी करने की कोशिश की। उनकी स्थायी सेना में 35,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के खास अहदी सैनिकों की संख्या सिर्फ 10,000 के आसपास होती थी। लेकिन यूरोपीय ताकतों ने तो अपनी भी बड़ी औपनिवेशिक सेनाएं खड़ी की। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश भारत में 1,58,000 सैनिक वाली सिपाही सेना थी, सिपॉय आर्मी थी। बेल्जियम के कब्जे वाले कोंगो में 20,000 की फोर्स पब्लिक थी। डच ईस्ट इंडीज, आज का इंडोनेशिया, में 25,000 सैनिक थे। इन सेनाओं का काम क्या था? मुख्य रूप से 3 काम थे। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, मतलब अपने ही उपनिवेश में विद्रोहों को दबाना, साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और नए उपनिवेश हासिल करने में मदद करना। लेकिन इनमें भर्ती तो स्थानीय लोगों की ही होती थी। यूरोपीय सैनिक क्यों नहीं लाए गए? इसके कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण पैसा। एक देशी सैनिक एक यूरोपीय सैनिक के मुकाबले 4 गुना सस्ता पड़ता था। 4 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। दूसरा, यूरोपीय सैनिक गर्म और उमस भरी उष्णकटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जल्दी बीमार पड़ जाते थे। तीसरा, यूरोप से सैनिकों को जहाजों में भरकर लाना महंगा भी था और उसमें समय भी बहुत लगता था। और स्थानीय सैनिक इलाके से भी वाकिफ होते होंगे? बिल्कुल। जैसे इंडोनेशिया के जंगलों में लड़ने के लिए डच सैनिक उतने कारगर नहीं थे जितने स्थानीय सैनिक। और एक और कारण था, स्थानीय महत्वाकांक्षी लोगों को सेना में भर्ती करके उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ विद्रोह करने से रोकना, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना लेना, वो पीछे छोड़ दिया है। इस भर्ती का समाज पर क्या असर पड़ा? सिपाहियों, पैदल सेना और सवारों घुड़सवार सेना की भर्ती ने समाज को कैसे बदला? गहरा असर पड़ा। एक विचार जो बहुत पुराना है, रोमन लेखक विजिटियस से लेकर मैकियावेली और 19वीं सदी के यूरोप तक, कि किसान सबसे अच्छा सैनिक होता है। ऐसा क्यों माना जाता था? माना जाता था कि किसान शहर के बेरोजगारों या मजदूरों की तुलना में ज्यादा अनुर्वर, यानी आसानी से बहकावे में नहीं आते, और ज्यादा विनम्र, यानी आज्ञाकारी होते हैं। ब्रिटिश नीति भी यही थी। वो भूमिहीन मजदूरों या बटाईदारों को भर्ती करने से हिचकिचाते थे। मानते थे कि ये कुपोषित होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। बेहतर है कि उन लोगों के साथ सहयोग किया जाए जिनके पास कुछ जमीन जायदाद है। तो छोटे किसान सेना की तरफ आकर्षित हुए? हाँ, खासकर वो किसान जिनके पास थोड़ी जमीन थी, मान लीजिए 50-60 एकड़ और 4 बैल। उनके छोटे बेटों के लिए सेना एक अच्छा विकल्प था। सेना से मिलने वाली तनख्वाह खेती की आय में मदद करती थी। और एक फायदा और था, अगर सैनिक के परिवार का कोई मुकदमा होता तो उन्हें सरकार से थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा या पक्ष मिल जाता था। और वो फरलो सिस्टम, छुट्टी वाला? हाँ, वो भी एक बड़ा आकर्षण था। फरलो यानी सशुल्क छुट्टी। सैनिकों को फसल की बुवाई या कटाई के समय छुट्टी दी जाती थी ताकि वो घर जाकर अपने परिवार की मदद कर सकें। इसी तरह इंडोनेशिया में भी जो समुदाय गन्ना या चावल की खेती नहीं कर सकते थे, वो डच औपनिवेशिक सेना में भर्ती हो जाते थे। यहीं से मार्शल रेस की अवधारणा आई, कुछ खास समुदायों को योद्धा मानकर उन्हें तरजीह देना। बिल्कुल, ये औपनिवेशिक शासकों का एक तरीका था अपने वफादार सहयोगियों को समाज के बाकी हिस्सों से अलग करने का, उन्हें विशेष दर्जा और सुविधाएं देने का।
क्या सुविधाएं मिलती थीं? यूरोपीय शक्तियों ने पहली बार नियमित नकद वेतन, रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी और पेंशन जैसी सुविधाएं शुरू की, जो पहले भारतीय शासकों के यहाँ आम नहीं थी। फिर कुछ खास समूहों को और ज्यादा फायदा दिया गया, जैसे डचों ने इंडोनेशिया में अम्बुनेस लोगों को। ये लोग ईसाई बन गए थे और डच राजघराने ऑरेंज हाउस के प्रति बहुत वफादार माने जाते थे। उन्हें क्या खास मिलता था? उन्हें अतिरिक्त वेतन, ज्यादा पेंशन, बेहतर खाना मिलता था। पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में भर्ती होकर उनमें एक योद्धा समुदाय की पहचान बन गई। और ब्रिटिश भारत में? ब्रिटिशों ने गोरहाओं और सिखों को मार्शल रेस का दर्जा दिया। पंजाब का जो अति विकास हम देखते हैं, नहरें, रेलवे, वो काफी हद तक इसी का नतीजा है कि 1857 के बाद अंग्रेज सिखों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे। सिख किसानों को खुश रखने के लिए पंजाब में भारी निवेश किया गया। पंजाब भारत का अन्न भंडार बन गया और यहाँ का अनाज रेलवे के जरिए बंदरगाहों तक और फिर विश्व बाजार तक पहुंचने लगा। इन मार्शल रेस के परिवारों को भी कुछ फायदा होता था? हाँ, उनके बेटों को भी सेना में सैनिक या बैंड में ढोल बजाने वाले वगैरह की नौकरियां मिल जाती थी। तो सैन्य सेवा ने कुछ भारतीय समुदायों को सामाजिक रूप से ऊपर उठने, सोशल मोबिलिटी का मौका दिया? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं था, बल्कि उनकी सामाजिक और अनुष्ठानिक स्थिति, रिचुअल स्टेटस में भी बढ़ोतरी हुई। जैसे बिहार के भूमिहारों के बारे में कहा जाता है कि सिपाही सेना में सेवा करके उन्हें ब्राह्मण का दर्जा हासिल करने में मदद मिली। या महाराष्ट्र के दलित समुदाय के लोग लगातार ब्रिटिश सरकार से मांग करते रहे कि उन्हें भी सिपाही सेना में भर्ती होने दिया जाए, क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक सम्मान मिलता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस मार्शल रेस नीति का इस्तेमाल फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड इम्पेरा के लिए भी किया। हाँ, ये उसका एक अहम पहलू था। अलग अलग मार्शल समूहों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था। उनमें दूरी बनाए रखी जाती थी ताकि वो मिलकर बगावत न कर सकें। भारत में तो योजना ये थी कि अगर सिख रेजिमेंट विद्रोह करें तो गोरखा रेजिमेंटों का इस्तेमाल किया जाए, और अगर गोरखा करें तो सिखों का। अमेरिका ने भी ऐसे ही किया फिलीपींस में। जी हाँ, उन्होंने अलग अलग समूहों के लोगों को भर्ती किया और उनकी अपनी भाषा और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि सेना में कोई एक मजबूत एकीकृत पहचान ना बन पाए। एक और दिलचस्प बात है अनपढ़ लोगों को तरजीह देना। हाँ, आमतौर पर अनपढ़ किसानों को ज्यादा पसंद किया जाता था। माना जाता था कि साक्षरता यानी पढ़ा लिखा होना विद्रोही विचारों को जन्म दे सकता है। लेकिन इन सैनिकों को सेना के ऊंचे पदों से दूर रखा जाता था। बिल्कुल। आधुनिक युद्ध का जो उच्च प्रबंधन था, रणनीति बनाना, बड़ी योजनाओं को अमल में लाना, उस ज्ञान से मूल निवासियों को जानबूझकर दूर रखा गया। सभी औपनिवेशिक सेनाओं के ऑफिसर कोर, मतलब सारे बड़े अफसर, सिर्फ श्वेत पुरुषों के लिए आरक्षित थे। आपने पहले बीमारियों का जिक्र किया था। उपनिवेशों में यूरोपीय सैनिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में भी कुछ नया हुआ। हाँ, ये एक और क्षेत्र है जहां उपनिवेशवाद का असर दिखता है। 19वीं सदी के ज्यादातर चिकित्सा नवाचार, मेडिकल इनोवेशंस, इसी जरूरत से पैदा हुए कि गैर यूरोपीय क्षेत्रों में यूरोपीय सैनिकों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। जैसे कि क्रिमियन युद्ध का उदाहरण लीजिए। हैजा से फ्रांसीसी सैनिकों की मौतें रूसी सैनिकों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हुईं। भारत में यूरोपीय सैनिकों में यौन संचारित रोग, सिफिलिस, गोनोरिया बहुत आम थे। कहा जाता है कि 30% से ज्यादा सैनिक हर समय अस्पताल में ही रहते थे। और शराबखोरी? हाँ, शराबखोरी भी एक बड़ी समस्या थी। सैनिक अक्सर तीव्र बोरियत के शिकार होते थे। देसी शराब, एराक, उनके लिए खास तौर पर हानिकारक थी। सेना की मेडिकल कोर ने हैजा के खिलाफ बड़े अभियान चलाए। और मलेरिया के लिए कुनैन? हाँ, कुनैन का आविष्कार एक बड़ी जीत थी। इसने मलेरिया के कहर से श्वेत सैन्य जनशक्ति को बचाने में बहुत मदद की, खासकर अफ्रीका में। औपनिवेशिक सेनाओं में सैनिकों के साथ उनके परिवार भी रहते थे, महिलाएं और बच्चे। हाँ, खासकर अफ्रीकी और एशियाई सैनिकों के साथ। अभियान के दौरान भी वो साथ चलते थे। महिलाओं को बर्दाश्त किया जाता था क्योंकि वो बहुत से जरूरी काम करती थी। खाना बनाना, सामान ढोना, छावनियों में छोटे मोटे बागीचे लगाना। वो अवेतनिक नर्सों का काम भी करती थी। भारत में मद्रासी और गोरखा सैनिकों को पत्नियां रखने की अनुमति क्यों थी? इसके पीछे एक सोच ये थी कि सैनिकों के परिवार एक तरह से शाही बंधक, इंपीरियल हॉस्टेजेस की तरह थे। अगर परिवार साथ है तो सैनिक बगावत करने या भागने से पहले 100 बार सोचेगा। पत्नियों की मौजूदगी सैनिकों को छावनी के अनुशासित माहौल में बनाए रखने में मदद करती थी, उन्हें शांत रखती थी और सेना छोड़कर भाग जाने का खतरा कम करती थी। तो क्या इन परिवारों की देखभाल भी सेना करती थी? हाँ, सैनिकों के परिवारों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल मिलती थी, सर्दी, जुकाम, चेचक वगैरह के लिए।
महिलाओं का यौन संचारित रोगों के लिए नियमित इलाज होता था। उन्हें व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में सिखाया जाता था। यह सब इसलिए किया जाता था ताकि मुख्य सैन्य जनशक्ति यानी पुरुष सैनिक स्वस्थ और लड़ने के लिए तैयार रहें। ये तो अनजाने में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत जैसी लगती है। हाँ, आप कह सकते हैं। सेना अपने सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल कर रही थी, हालांकि उसका मुख्य मकसद सैन्य जरूरतें पूरी करना था। ये विचार बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादा फैला। और आखिरकार सबसे बड़ा हथियार था फायर पावर, बिल्कुल तकनीकी श्रेष्ठता। बिल्कुल 1880 के दशक तक आते आते औपनिवेशिक सेनाओं को अफ्रीकी एशियाई लोगों के मुकाबले मारक क्षमता में जबरदस्त बढ़त हासिल हो गई थी। राइफल वाली स्टील आर्टिलरी, ब्रीच लोडिंग राइफलें जिनमें पीछे से गोली भरी जाती थी, और सबसे बढ़कर मशीन गन। जैसे 1874 में जनरल गार्नेट वोल्सेली ने अशांति जनजाति को हराया। हाँ, स्नाइडर राइफलों और 7 पाउंडर तोपों की बदौलत उन्होंने अशांति योद्धाओं को आसानी से हरा दिया। मैक्सिम गन आने के बाद तो ये अंतर और बढ़ गया। लेकिन ये फायर पावर क्या हमेशा काम आती थी? सेक्शन 21.6 आधुनिक युद्ध की कमजोरियों की बात करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आधुनिक युद्ध की तकनीकें, खासकर औपनिवेशिक संदर्भ में, हर जगह और हर दुश्मन के खिलाफ सर्वशक्तिमान ऑम्निपोटेंट नहीं थीं। इनकी अपनी सीमाएं थीं। अफगानिस्तान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक क्लासिक केस स्टडी। बिल्कुल। अफगानिस्तान ने साबित किया कि आधुनिक युद्ध की सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान उस तरह का राष्ट्र राज्य था ही नहीं जिसकी कोई एक राजधानी हो, जिसे जीतने से पूरा देश हार मान ले। वो एक विकेंद्रीकृत कबायली समाज था। तो क्लॉज़ेविच का वो फॉर्मूला कि दुश्मन की सेना को निर्णायक लड़ाई में हराओ और राजधानी पर कब्जा कर लो, वो यहाँ लागू ही नहीं हुआ। नहीं हो पाया। और अफगान समाज की बनावट देखिए। वहां खून का बदला खून, ब्लड प्राइस लेने की परंपरा और पुख्तून वाली कोड के कारण लगभग हर पुरुष हथियारबंद था और एक संभावित सैनिक था। कितने लड़ाके जुटा सकते थे वह? अनुमान है कि 19वीं सदी के अंत में पठान सिर्फ ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही करीब 4 लाख हथियारबंद लोग जुटा सकते थे, जिनके पास लगभग 2,30,000 राइफलें थी। बाप रे! तो उन्होंने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी? छिपकर हमला करना और फिर गायब हो जाना। और वहां का पहाड़ी इलाका? वो एक और बड़ी चुनौती थी। ऊबड़ खाबड़ सड़क रहित पहाड़ी इलाके में भारी तोपखाना ब्रिटिश भारतीय सेना के काफिलों के साथ ले जाना लगभग नामुमकिन था। और अफगान स्नाइपर्स, वो जाजेल्स। हाँ, उनकी जाजेलें, ये लंबी नाल वाली घर पर बनी राइफलें होती थीं जो बहुत दूर तक मार करती थीं। अफगान लड़ाके पहाड़ों की चोटियों पर पत्थरों की ओट लेकर यानी संगार्स बनाकर बैठ जाते थे और नीचे से गुजरते हुए ब्रिटिश काफिलों पर छिपकर गोलियां चलाते थे। इलाके का फायदा उठाकर उन्होंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी फुर्ती भी ज्यादा थी। हाँ, पठान लश्कर्स यानी लड़ाकों के छोटे छोटे दल ब्रिटिश भारतीय सेना के भारी भरकम काफिलों की तुलना में उबड़ खाबड़ इलाके में कहीं ज्यादा तेजी से आ जा सकते थे। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी। ऐसा ही कुछ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में भी हुआ, नामा लोगों के साथ। जी हाँ, 1904 में नामा लोगों ने जर्मनों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। वो किसी एक जगह टिके नहीं रहते थे बल्कि बड़े इलाके में फैले हुए थे। इसलिए जर्मन कमांडर वॉन ट्रोथा के लिए ये नामुमकिन हो गया कि वो अपनी सेना को केंद्रित करके कंसेंट्रिक ऑपरेशंस, कोई निर्णायक लड़ाई, डिसीजन बाय बैटल लड़ सके। तो औपनिवेशिक सेनाओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। हाँ, सीमांत इलाकों की लड़ाइयों ने, फ्रंटियर कमिटमेंट्स ने उन्हें नई तकनीकें अपनाने से भी रोका। जैसे घोड़ों और बैलों के लिए चारे की कमी के कारण अफगानिस्तान या अफ्रीका के दलदली इलाकों में घोड़ों से खींची जाने वाली तोपें, हॉर्स आर्टिलरी या फील्ड गन इस्तेमाल करना मुश्किल था। मोर्टार भी ज्यादा कारगर नहीं थे। पत्थर की किलाबंदी के खिलाफ मोर्टार बहुत घातक साबित नहीं हुए और भारी हॉवित्जर्स, जो ऊंचे एंगल से गोले दागकर किलेबंदी के अंदर छिपे सैनिकों को निशाना बनाते हैं, उन्हें भी खड्डों और पहाड़ी दर्रों से ले जाना मुश्किल था। तो हल क्या निकाला गया? एकमात्र हल था हल्के हथियारों से लैस तेजी से चलने वाली छोटी टुकड़ियां बनाना, मोबाइल यूनिट्स बनाना और उन्हें जल्दी से तैनात करना। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि लड़ाई अक्सर नजदीक से छोटे हथियारों से होती थी, जिसमें दोनों तरफ भारी जानी नुकसान होता था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। और आधुनिक युद्ध की एक और भयानक विशेषता यहाँ भी दिखी, लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच भेद का खत्म होना। हाँ, ये चीज उपनिवेशों में उपनिवेशवादियों द्वारा चलाए गए शांति अभियानों, पैसिफिकेशन ऑपरेशंस में बहुत साफ तौर पर दिखाई दी। मतलब आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। जानबूझकर
अफ्रीका और एशिया दोनों जगह शाही सेनाओं ने जानबूझकर गांव के गांव जला दिए, लोगों के मवेशी मार दिए, अनाज के भंडार नष्ट कर दिए। मकसद था लोगों की विरोध करने की इच्छा, विल टू रेजिस्ट, को ही कुचल देना। पूर्वी और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मनों ने तो लोगों को भूखा मार दिया। हाँ, विद्रोही समूहों को काबू में करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अकाल की स्थिति पैदा की। वॉन्ट्रो था कि शुट्सत्रुपे यानी जर्मन औपनिवेशिक सेना ने झुलसी हुई पृथ्वी नीति अपनाई, मतलब जहां से गुजरो सबको जला दो, नष्ट कर दो। ये एक तरह से उसकी प्रस्तावना थी जो नाजी सेना रूस में 1943-45 के बीच करेगी। और फिलीपींस में अमेरिकी सेना ने यातना शिविर बनाए। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ पूरे के पूरे समुदायों को उनकी जमीन से हटाया, बल्कि उन्हें घेर कर यातना शिविरों में डाल दिया। ये सब चीजें नरसंहार की तरफ इशारा कर रही थीं, जो आगे चलकर डेयर टोटाले क्रीग यानी समग्र युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। तो ये था आधुनिक युद्ध का एक स्याह पहलू। अब आते हैं आखिरी सेक्शन 21.7 पर, सारांश या मुख्य बातें। हाँ, तो हमने देखा कि आधुनिक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई। फ्रांसीसी क्रांति के मंत्री लाजारे कार्नो का वो नारा, गहरे आउटरेंस, यानी युद्ध को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाना, ये एक तरह से आधुनिक युद्ध का बिगुल था। और फिर फ्रांसीसी क्रांति ने इसे शुरू किया और औद्योगिक क्रांति ने इसे पाला पोसा बनाए रखा। बिल्कुल। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो पहला, इसमें समग्र युद्ध, टोटल वॉर के कई लक्षण दिखने लगे थे, जैसे आम नागरिकों को भी जायज निशाना मानना, पूरे समुदायों को नष्ट करना। दूसरा, युद्ध का दायरा और जटिलता इतनी बढ़ गई कि उसे संभालने के लिए एक प्रबंधकीय क्रांति, मैनेजरियल रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। इसी से जनरल स्टाफ सिस्टम जैसी चीजें निकली। तीसरा, ये केंद्रीकृत राष्ट्र राज्यों द्वारा हिंसा का नौकरशाहीकरण, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ वायलेंस था। युद्ध अब ज्यादा संगठित, ज्यादा प्लान्ड हो गया। चौथा, सेना में पद अब सिर्फ पैसे या ऊंचे कुल में जन्म से नहीं, बल्कि प्रतिभा और योग्यता, मेरिट से मिलने लगे। ये विचार 18वीं सदी के अंत में क्रांतिकारी लगता था, आज हमें आम लगता है। पांचवां, ब्रिटिशों द्वारा मार्शल रेस की अवधारणा गणना और उसका इस्तेमाल। इसने दक्षिण एशिया में विभिन्न जातीय समुदायों के बीच एक तरह के उपराष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म को भी बढ़ावा दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी भारतीय सेना काफी हद तक पुरानी सिपाही सेना की तरह ही सिखों और गोरखाओं जैसी कुछ मार्शल रेस पर निर्भर करती है। और छठा, सेना द्वारा सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल ने अनजाने में ही सही कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की नींव रखी, जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने चरम पर पहुंचा। तो आधुनिक युद्ध की विरासत बहुत गहरी और बहुआयामी है। जी हाँ, बिल्कुल, यही इसकी असली विरासत है, लेगेसी। इस पूरे विषय को समझना, जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी की तैयारी के लिए तो बेहद जरूरी है ही। विश्व इतिहास, आंतरिक सुरक्षा, नैतिकता, सबसे इसका सीधा संबंध है। और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने हमारे आज को आकार दिया है और कहीं ना कहीं आज भी दुनिया को चला रही हैं। तो सभी सुनने वालों से यही कहूंगी कि इस विस्तृत चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुने, अपने नोट्स बनाएं, इन अवधारणाओं को, इन उदाहरणों को अच्छी तरह समझें। ये बारीकियां ही आपको दूसरों से आगे ले जाने में मदद करेंगी। बिल्कुल। और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा में ही काम नहीं आएगा, बल्कि जीवन में दुनिया को देखने का, राष्ट्रों के व्यवहार को समझने का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परखने का एक नया नजरिया भी देगा। तो अगर ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप आगे और किन विषयों पर ऐसी ही गहन चर्चा सुनना चाहेंगे। और हाँ, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़े जटिल विषयों को आपके लिए सरल और विस्तृत तरीके से पेश कर सकें। आपकी यूपीएससी यात्रा यकीनन लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही समझ, गहरी जानकारी और लगातार मेहनत से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस लगे रहिए। बिल्कुल, हिम्मत बनाए रखिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए सोचने को। क्लॉज़विट्ज़ ने पूर्ण युद्ध की बात की थी, दुश्मन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नष्ट करना। क्या आज के दौर में, जहां साइबर हमले होते हैं, ड्रोन युद्ध लड़े जाते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलता है, क्या ये पूर्ण युद्ध एक नया, ज्यादा अदृश्य और शायद ज्यादा खतरनाक रूप नहीं ले रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।